तुम्हारे पापा का लो लेते तुम आने वाले फिर आए नहीं। चित्रांश, ये लो अनवी, रोहित, सोनाक्षी, रिद्धि, निकेत, स्वास्तिका, जवनिका, अनुष्का, ये लो प्रभाव, ये दिव्यांश क्यों की राइटिंग से दे रही दिव्यांश, हर्ष, हर्ष की भी दे दो, प्रियांशु, कौस्तव, आशीष, आशीष, श्रेया, अच्छा कर रही हो, कीप इट अप। हाँ, आरिश, मोहजीत, दिग्विजय, अन्वी, रोहित, प्रभात, अंश, दिव्यांश, दियांशु, कौस्तव, अनिकेत, रिद्धि, मोहजित, ये लो मोहजित आगे निकल गया बारिश, लवनिका, अनुष्का, स्वास्तिका, आशीष, सोनाक्षी, श्रेया, दिग्विजय, चलो बाकी भी अब 1-2 दिन में मिल जाएंगे आपको। खुद वाले बोलो, और इधर है किसी का, इधर में एक में चलो अब देखो एक्सरसाइजेस, नोट करिए। An object experience a net zero external unbalanced force. Is it possible for object to be travel with non-zero velocity? If yes, state the condition. कह रहा है net zero external force है। net क्या है? zero external force है। अनबैलेंस तो नहीं होगा, जीरो है तब तो बैलेंस हो जाएगा ना। ये सेंटेंस गलत है। जीरो अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसे बैलेंस फोर्स कहेंगे। ये सेंटेंस में मिस प्रिंट है। तो वो क्या तब भी वो चलता रह सकता है? तो हाँ, चलता रह सकता है। यस, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर का क्या मतलब होता है? स्पेस, अंतर आणविक आकाश में, जहां दूर दूर तक कोई ना अर्थ हो, ना सन हो, ना स्टार हो, ना प्लैनेट हो, ना सैटेलाइट हो, कुछ ना हो, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में बहुत दूर है, आइसोलेटेड है, उस पर ना ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, ना किसी तरीके का, तो वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा। उस पर जीरो फोर्स, लेकिन वो चल रहा है पहले से, तो ना उस पर फ्रिक्शन लगेगा ना कोई फोर्स, बस अपने मोशन को वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से बनाए रखी। सो इफ इट इज मूविंग देन इट कीप ऑन मूविंग इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स। ऐसा इनर्शिया ऑफ मोशन में यही तो होता है। तो मूविंग इन इंटरस्टेलर स्पेस, देन इंटरस्टेलर स्पेस का क्या मतलब है? अंतर आणविक आकाश। अंतर आणविक आकाश, इसका क्या मतलब होता है? कि फ्री फ्रॉम
एनी प्लैनेट्स, फार फ्रॉम एनी प्लैनेट्स, क्या क्या चीज कही गई है? फार फ्रॉम एनी प्लैनेट्स या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको क्या कहते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। और जो यहाँ हैं इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं? टेरेन, ये सब टेरेन है। यहाँ पर कोई चीज़ पेन है तो ये टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, और वहाँ मून है तो वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। जो धरती पर पाया जाए उससे टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, और जो स्पेस में है तो उसके आसपास कोई क्या नहीं होना चाहिए? बोलो, इट इज फ्री फ्रॉम या फार फ्रॉम। कहाँ से फार हो? बोलो, एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, दूर हो, यानी ना वहाँ कोई स्टार हो, ना वहाँ कोई क्या हो, प्लैनेट हो, ना वहाँ पे कोई क्या हो, सैटेलाइट, कुछ भी ना हो, तो फिर वो मूव करता रहेगा। और किसकी वजह से मूव करता रहेगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ। अगला सवाल देखें। When a carpet is beaten, dust comes out of it। ये कवर किया जा चुका। तो हम लोगों ने देखा था ना कि कारपेट बीट की जाती है तो उसके पार्टिकल जो इनिशियली एट रेस्ट हैं वो रेस्ट पर रहते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और कारपेट हट जाती है और फिर ग्रेविटी के अंदर में वो गिर जाते हैं। तीसरा सवाल देखें। Why it is advised to tie luggage? ये भी कवर किया जा चुका है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो जब या तो अचानक बस रुकेगी तो जो लगेज है वो ऑलरेडी इन मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन कीप ऑन मूविंग एंड विल फॉल इन फ्रंट ऑफ इट। और अगर बस को अचानक चला दोगे तो द लगेज विच इज़ रेस्ट रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और बस निकल जाएगी और लगेज वहीं गिर जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या एडवाइस की जा सकती है? इट इज़ टाइटली टाइट। कैसा किया जाना चाहिए? ऐसा बहुत बार हुआ है कि टैक्सी वालों ने हल्का फुल्का टाइट किया और पूरा सामान पीछे गिर गया, क्योंकि जो लोग ओवर रूफ रखते हैं ना, ये रिस्क हमेशा रहता है। चौथा सवाल देखें। अ बैट्समैन hits a cricket ball which then rolls on level ground after covering a short distance, ball comes to rest। तो आपको बताना है कि the ball slows to stop, क्योंकि हिट नहीं किया गया था प्रॉपरली, कि वेलोसिटी फोर्स के प्रोपोर्शनल है, कि देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन है, कि देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, सो बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। स्वास्तिका, क्या रीजन सही रहेगा? पढ़ ही नहीं रही सवाल, बोलो अनुष्का। दूसरे जवाब देने लगते हैं तब तुम पढ़ना शुरू करती हो। इस टेम्पो में तुम क्या कर पाओगी? नाउ देयर इज ए फोर्स, बॉल क्यों रुक गई? क्योंकि उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा था जो अपोजिंग था। हमेशा एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है कि नहीं? इवेंचुअली बॉल तो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स, चाहे तुम कितने भी तेज हिट करो, क्या ये कहना ठीक रहेगा कि बैट्समैन ने तेजी से नहीं मारा? चाहे कितनी तेज मार लो, रुक तो जाएगी नहीं। तो तीसरा आंसर सही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। A truck starts from rest and rolls down a hill with an acceleration. It travels a distance. एक ट्रक हिल में देखो रोल डाउन हो रहा है, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और फिर इसके बाद ये ट्रक क्या हो रहा है? इट रोल्स डाउन ऑन, ऐसे हिल में रोल डाउन। अच्छा, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 400 मीटर, और ये कितना चल दिया हिल में? दैट इट मूव्स बाय 400 मीटर। रेस्ट से शुरू हुआ है तो बोलो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ये रेस्ट से शुरू हुआ। अब देखो, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 400 मीटर, कितना डिस्टेंस चला और कितने समय में चला? 20 सेकंड। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर इसका मास कितना है? 7 टन, तो मास कितना बताया? 7 टन। 1 टन में होता है 1000 किलो, तो बोलो इसका मास कितना हो गया? 7000 kg, और 7 टन है, और इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस। तो ये मुझे बताओ कि S इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस एवरेज स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल किया? 400। रोहित U क्या था?
क्योंकि वो जस्ट ऊपर से ऐसे चलना शुरू किया। तो u कितना है बोलो यहाँ पे 0, t कितना है 20 सेकेंड, तो t को 20 लिखो, 20 सारी वैल्यू डाल दी। तो 400 कितना हुआ, 2 से ये कट गया, a इंटू 200, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि a की वैल्यू दिव्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो फोर्स की क्या वैल्यू होगी, फोर्स अप्लाई, तो बताओ कितनी होगी। आप बोलो। करेक्ट। तो नाउ F निकालो। F is equals to ma by second law of motion। तो m की वैल्यू 7000 kg और a कितना आ गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना आ गया 14,000 न्यूटन। अगला सवाल देखें। A stone of 1 kg is thrown with a velocity across the frozen surface। 6th क्वेश्चन है, हमने एक पत्थर फेंक दिया, अब वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है across the frozen surface and comes to rest 50 मीटर चल के वो रुक ही गया। तो यहाँ ये इसकी v कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड, रुक गया वो 50 मीटर, लेकिन फिर भी चला। और क्या दे रहा, उसका खुद का मास क्या था 1 kg और शुरुआती वेलोसिटी कितनी थी, ये इसका मास 1 kg था। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की थी। और देखो, तो आपको ये पता करना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या था स्टोन और आइस के बीच में। कई चीजें आपको दी हैं, तो क्या अभी आप मुझे बताएंगे इसमें हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे a निकालने के लिए, जबकि मुझे v दिया है, u दिया है और s दिया है और मुझे a निकालना है, तो मुझे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देनी चाहिए। प्रभात बोलो। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही मोहजीत भी बोलना चाहते थे, दैट इज 2as। अब मोहजीत इसमें वैल्यू प्लेस करो। 0 हाँ 20 का स्क्वायर, हाँ 2a इंटू 50। अच्छा बताते हो, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इतना मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन आप तो बहुत अच्छा समझ जाते हैं चीज़ों को। चलिए और भी पूछते रहेंगे आपसे। -400 इट कम्स एज 100a, तो बोलो a की क्या वैल्यू हो गई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो a आ गया। मोहजीत, अब हमें क्या करना चाहिए, m इंटू a, दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू m इंटू a। तो बोलो फोर्स कितना आ जाएगा, -4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, तो ये 4 न्यूटन भी बोल सकते हो। चलो 1 kg का ये है, अब -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन है, तो -4 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द स्टोन। सही है, a frictional force of 4 Newton is acting on stone। अगला सवाल देखें। 800 kg का एक इंजन है जो कि ट्रेन के 5 वैगन को दिव्या पुल कर रहा है। तो एक हमारे पास इंजन है जो पुल कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसी में कितने वैगन जुड़े हुए हैं, 5 वैगन, और हर वैगन का वेट कितना है
2000 किलो और इंजन का वेट कितना है? ये सब आपस में शंटेड है, ये शंटिंग कर दी देखो मैंने, और ये माल गाड़ी है। तो अब ये जरा देखो, ये 8000 kg का है, जबकि ये इंडिविजुअल कितने कितने के हैं? अब आगे सवाल पड़ा, यहाँ इंजन फोर्स लगाना है, क्योंकि मेन ड्राइविंग फोर्स किसके पास है? इंजन ही के पास होगा, उसी को तो सबको खींचना है। चलिए, इफ इंजन exert a force of 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स a friction, इंजन आगे फोर्स कितने का लगा रहा है? 40,000 न्यूटन, और पीछे की ओर फ्रिक्शन कितने का लगा ये भी बताओ। 5,000 न्यूटन। तो नेट फोर्स निकालो, सही है। और ये तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, नेट फोर्स हमने बताया था F1 प्लस F2 करके निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो बताओ वंस नेट फोर्स कितना हो जाएगा? हाँ बोलो। 35,000। सरल सरल भी तुम नहीं बताते, कितनी बार तुमको चांस दिया है। अब देखो इतने सरल क्वेश्चन है, फिर आओ इससे सरल पड़ेगा नहीं, फिर आएगा तुम्हारा हफ्तों बाद चांस। तुम ऐसे सोचने लगते हो, दिमाग लगाना मना थोड़ी ना, सिर्फ नेट फोर्स ही पूछा था, इतना तो बता दे। अगले सवाल के लिए अब हिम्मत नहीं पड़ेगी तुमसे पूछने की। चलो, तो आगे का देखिए, नेट फोर्स, पहला क्वेश्चन क्या किया गया है? नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो बोलो नेट फोर्स का क्या फार्मूला होता है? F1 प्लस F2, जो आगे वाला फोर्स है। वैसे तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है, 40,000 माइनस 5,000 का तो फ्रिक्शन फोर्स निगेटिव होता है नहीं, बस ऐसे कर लो, जोड़ दिया। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे होता है? ऐसा ना भी करना चाहो तो ऐसे कर लो, ये सही है दिव्या। फ्रिक्शन को निगेटिव ले लो, तो कितना हो जाएगा बताओ? 40,000 माइनस 5,000 तो 35,000 न्यूटन का इस पर क्या काम कर रहा है? एक्सीलरेटिंग फोर्स। इतना तो फोर्स काम कर रहा है, लेकिन इसी फोर्स से उसको, इंजन को खुद भी चलना है, 5 डिब्बे भी चलाने हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे रिद्धि कि इसका टोटल मास क्या हुआ? अगर इंजन का डिब्बों के सहित, वॉट एवर आर इट्स बोगीज, सो अलॉन्ग विद बोगीज व्हाट इज द टोटल मास ऑफ ट्रेन? जबकि एक मालगाड़ी है, सही है, so that is total। अभी पार्ट देखो, टोटल मास ऑफ ट्रेन, क्योंकि उससे पूरी ट्रेन खींची जानी है, जो एक्सीलरेशन है वो ट्रेन को मिलेगा। दैट इज मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ वैगन इंटू 5। तो वैगन के मास में किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जैसा कि रिद्धि ने भी किया। तो रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति हैं, उन्हीं से इनको। अब इतनी बात हो गई। 8,000 न्यूटन और एक एक बोगी कितने की है? 2,000 की है। दैट इज 8,000 और प्लस 10,000 कितना हो गया? 18,000। यही इन्होंने भी बोला था, जबकि हमारा इतना मास है और इतना एक्सीलरेटिंग फोर्स है। तो अब हमें क्या निकाल लेना चाहिए? नेट एक्सीलरेशन। क्या निकालना चाहिए? नेट। चलो यही पूछा भी है। बी पार्ट देखो, तो F इज इक्वल्स टू ma। दिव्या वैल्यू प्लेस करो। अनिकेत आप करो। m को नीचे ले जाकर f अपॉन, वो सब हम कर देंगे, आप वैल्यू प्लेस करो, बाकी का काम मैं कर दूंगा। सर 35,000 न्यूटन इज इक्वल 35,000 न्यूटन इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 18। अच्छा बताया है आपने। तो 35,000 डिवाइडेड बाई
18,000 तीन जीरो से 3 जीरो कटे, तो अब इससे काटो 18 आ गया 8,000। चलो तो कितने बार 30 कटे 35, तो 18 1 इज 18, फिर कितना आ गया 17, 17 से करिए, डेसिमल लगा दो 144 सर 1.944 मीटर। और फिर 80 बचा, 1.9 को आपको बहुत एग्जैक्ट बता दिए। कितना हो गया, सही है। दैट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन। आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करने हैं। 5, 6, 7 बोलो। यो ये तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया, अब फिर से करना पड़ेगा। इसे केजी लिखो, स्प्रिंट है, सही। चलो एक ही से नहीं, एक ही करो, ये 5 ये दो। कल आप आएंगे क्या आदेश? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब चीज चल रही थी तो फिर चलती रहती कम फोर्स में भी। इसका मतलब है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड दैट इज, इसको क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? और फोर्स लगाया और चीज नहीं चली, इस मोशन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, देखो ये भी तेज है अपनी सिस्टम है। दैट इज, जैसा रिया ने बताया, ऐसे मोशन को इम्पेंडिंग मोशन कहते हैं। कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो वो चल देती, तो क्या वो मोशन पेंडिंग नहीं है? उस पर फोर्स लगाए जा रहे हो कार पे, कार भाग ही नहीं रही, हिल तक तो रही नहीं है, तो क्या वो पेंडिंग मोशन नहीं है? सो इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, देन सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड इम्पेंडिंग मोशन। एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, आशीष बहुत अच्छा, आप भी बोलो, फ्रिक्शन। तो दोनों तेज है, ये तो बहुत तेज हो गया ना। दोनों चीजें आप लिख लें। स्टैटिक फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब उन दोनों के बीच रेगुलरिटीज के बॉन्ड टूट जाते हैं तो चलने ही लगती है, फिर कम भी करोगे थोड़ा फोर्स तो भी चलती रहे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम ही होती है। मान लो ये 200 है तो 180 हो गया, सही है। अब चलो एक और सवाल पूछे तभी पता चले। हाँ ना आरिश, अगर मैं 30 न्यूटन का लगाऊं तो कितने का फ्रिक्शन है? मतलब निकल गया आत्मा। 30 तो 30 दैट इज, इसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और इसको क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाईएस्ट वैल्यू को क्या कहा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक सवाल और पूछा जाए ना, स्वागतिका
ये मुझे बताओ कि इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव देन सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड। तुम बहुत तेज निकली, तुमने मुंह की बात छीन ली। ये अब हम लोग लिखें, जैसा कि सोनाक्षी ने बताया कि इफ फोर्स इज अप्लाइड, हम लोग शुरू से ही कह रहे थे बहुत तेज है। इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, दीदी मेरी बात मान ही नहीं रही थी। इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव देन सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड। सबसे पहले दीदी ने ये बताया इसका आंसर, काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड इम्पेंडिंग मोशन। से क्या कहेंगे? इम्पेंडिंग। हाईएस्ट वैल्यू, प्रियांशु, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, देखो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ static friction is called limiting friction। इस फिल इन द ब्लैंक्स कौन उसका भरो। वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन always less than, सब सोनाक्षी से पूछ फ्रिक्शन। सही, वैसे आंसर तो सही दे दिया, हमें क्या कहीं से बताना सही है। दैट इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा किससे कम है? सही। चलो अब आगे की बात करें। ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं जितना भी हमने बताया। अब हम क्वेश्चन पढ़ा, उसने कितने का फोर्स लगाया बताओ? 200 न्यूटन का। तो और इट इंटेंड टू मूव, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट? यस, अंश आप बताओ कि 200 न्यूटन का फोर्स लगाया और बस अब चलने ही वाली है कठोर, तो उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाया? सही, इसका आंसर देखो 10 का। इफ 200 न्यूटन, इसका आंसर है, ये सब तो फालतू की चीजें हैं। 200 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, और क्या कराया जाए? एंड ऑब्जेक्ट जस्ट, ये क्या है? टेंड्स टू मूव, क्योंकि टेंड्स टू मूव बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं जो हमारे यहाँ से बच्चे एलएन में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बिल्कुल पके हुए हैं, उनको जो भी समझाया जाता है वो वहाँ अच्छे आंसर दे रहे हैं। तो कुछ को हमें यहाँ तैयार करना ही है, उसी के लिए मैं इधर उधर की बातें कर देता हूँ, क्योंकि वो उनके माइंड में रह जाता है। वो आगे जिनको इस तरीके से बनना होगा, और जिनको 9th-10th की एकेडमिक्स में है, तो वो केवल इस पर फोकस करें। ठीक है, तो अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू मूव, अभी बस वो मूव ही करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, बहुत अच्छा, दैट इज उनके लिए ये सवाल है। देन फ्रिक्शन जो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या है उनको, देन फ्रिक्शन फोर्स उस पर कितना कर रहा है? एक्टिंग ऑन इट इज 200 न्यूटन। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बस वस्तु चलने को उद्यत हो, तो उस पर कार्यरत घर्षण बल का मान 200 न्यूटन होगा। सही। अब आगे की बात देखिए, 11th क्वेश्चन देखिए। According to third law of motion, we push an object. The object push back with equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along a roadside, लेकिन वो चलेगा नहीं, तो student justified this by answering that two opposite and equal force cancel each other. Comments on this logic. मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट A है और एक B है, तो A B पर फोर्स लगा रहा है। जब इनकी टक्कर हुई और B ने A पर फोर्स लगाया, सही है। तो क्या ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं? यस सर। थर्ड लॉ। तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? यस सर। ये सही। बोले सर कैंसिल कैसे हो जाएंगे? अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगे।
एक ही ऑब्जेक्ट पर अगर आप दो फोर्स लगा दो तो कैंसिल होते हैं। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ए पे बी ने लगाया, उसने उसको धक्का दिया और उसने भी उसको धक्का दिया, तो हम जाके उधर गिरेंगे, वो जाके उधर गिरेगा। ऐसी स्थिति में दो लोग उधर उधर गिर रहे हैं तो कुछ कैंसिल हुआ क्या? अगर एक ही आदमी को दो लोग इधर से खींचे और इधर से खींचे तो कैंसिल हो जाए। दो लोग टक्कर मारे, दो बॉल टक्कर मारी, तो ए ने बी पे फोर्स लगाया और बी ने ए पे फोर्स लगाया। सो एज फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सो दे विल नॉट कैंसल ईच अदर। अगर ऐसे कैंसिल हो जाते तो क्या होश को किसी आदमी को पकड़ने की जरूरत पड़ती? वो सब फोर्स ही कैंसिल हो जाते हैं। वो उस पर फोर्स लगा रहा है और वो उस पर वाटर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे हैं। तो उसका ये कहना उस लड़के का कि हमने ट्रक पे टक्कर मारी तो ट्रक ने हम पे टक्कर मारी, ट्रक इसीलिए नहीं चली क्योंकि फोर्स ही कैंसिल हो गया। वो वहाँ ये दिमाग लगा, हमने टक्कर मारी। तो अब वो अपने दोस्त को बता रहे, जानते हो ट्रक क्यों नहीं चली? मेरे धक्के देने से। क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल अपोजिट होते हैं, तो वो जो हम पे लगने वाला और उस पे लगने वाला वो कैंसिल हो गया, सो ट्रक नहीं चली, ऐसा वो बता रहा है। तो क्या उसका जस्टिफिकेशन वैलिड है? वैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि दो बॉल टकराती हैं तो दोनों अलग अलग जाती हैं। तो क्या लिखेंगे बोलो? हिज जस्टिफिकेशन या हिज एक्सप्लेनेशन इज इनवैलिड। वो कैसा है? इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? इस बात को लिखो, हिज एक्सप्लेनेशन is invalid as action and reaction forces are acting these are acting on different objects। तो अलग अलग चीज पर लग रहा होगा तो कैंसिल नहीं हो सकता। सो दीज विल नेवर कैंसिल ईच अदर, आपस में कैंसिल नहीं होंगे। एक ही चीज पर दिव्या लगता तो कैंसिल हो जाता, अब अलग अलग पे तो कहाँ कट पाएंगे? कट पाएंगे कैंसिल। इस पर फोर्स लग रही है, देखो ये बॉल जा रही है तो इस पर फोर्स लगा, ये बॉल इधर चली गई। इस पर तो एक ही फोर्स लग रहा है ना, ए पर, और बी पर भी एक ही है। बी पर तो उसके द्वारा लगाया गया फोर्स है, उसे भागना ही पड़ेगा। मान लो मैं धक्का दे दूं इनको, तो धक्का देने पर इन पर तो मेरा धक्का ही लग रहा है ना, कि और भी कोई फोर्स लग रहा है, कि कोई बचाने आ रहा है इनको, और ये हमको धक्का दे रहे हैं, तो हम पर भी सिर्फ अनिकेत का ही धक्का लग रहा है, या दो दोस्त आपस में धक्का मार रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? कोलिजन हो जाने पर दोनों ही गिरेंगे। जो मैंने इनको पुश किया, क्या उसके साथ में उसके अपोजिट में भी कोई फोर्स लग रहा है क्या? तो क्या इनका फोर्स कैंसिल हुआ? वो तो गिरेंगे। ऐसे हम भी गिर सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो इफ टू थिंग्स कोलाइड विद ईच अदर, कौन कैंसिल कर रहा है? सिर्फ सिंगल ही फोर्स तो लग रहा है। इस पर भी सिंगल लग रहा है, उस पर भी सिंगल। सही है कि नहीं? अलग हटते ही वो अपना सही। तो इसलिए उसका ये कहना कि कैंसिल हो जाते हैं गलत, क्योंकि ट्रक ने उस पर रिएक्शन फोर्स लगाई और उसने उस पर रिएक्शन लगाई। हल्की चीज़ होती, साइकिल होती तो क्या चल ना जाती? वो तो बहानेबाजी है कि ट्रक इसलिए नहीं मूव की, थर्ड लॉ से। चीज़ें मूव करती हैं, तुम किसी अपने साथी की साइकिल पर धक्का देते हो तो क्या मूव नहीं करती? तो तब कहाँ चला जाता है एक्शन रिएक्शन फोर्स? वो तो करती ही है कि नहीं करती है? भारी हल्का में से नहीं होता। ये बात वो कह सकता था कि यहाँ इम्पेंडिंग फ्रिक्शन है, ट्रक बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, तब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, जब तक हम फोर्स लगाएंगे तब तक वो नहीं। ये कहता तो सही था, अब वो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए दीदी, 12th क्वेश्चन। अ हॉकी बॉल of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is stuck by a hockey stick as to return it along the original path with 5 meter per second. So calculate the magnitude of change in momentum. तो अब देखो कहा जा रहा है कि हॉकी बॉल आई और वापस चली गई। देखो ये हॉकी बॉल है और ये किससे टकराएगी? हॉकी स्टिक से। हॉकी स्टिक से टकराती है और फिर टकराने के बाद कहाँ चली जाती है? लेकिन आती है तो किस स्पीड से आती है? चेक करो,
क्या 10 मीटर पर सेकेंड, और जाती है तो किस स्पीड से जाती है, जरा ये भी देखो 5 मीटर उसी पाथ पे चली जाएगी, बस ये वापस लौट जाएगी, तो लौटते समय किस स्पीड से जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो आई है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और जो गई है वो इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। क्या आप मुझे बताएंगे कि इसका मास केजी में कितना होगा? 200 ग्राम है, तो केजी में बदलने के लिए ऊपर 1 केजी लिखो, और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? ग्राम से ग्राम कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितने केजी आ गया? नाउ चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला स्वास्तिका बताओ। स्वागतिका नाम है कि स्वास्तिका नाम से? स्वास्तिका नाम, चलो बताओ। पी एफ माइनस पी आई, सही है। अब देखो पी एफ कितना होता है, एम ई माइनस एम यू, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल तो फाइनल मोमेंटम, सही है। एम को कॉमन ले लो, तो v माइनस एम कितना है, v कितना है, u कितना है, बताओ। देख लो उधर जाए, ये अब आपको एक ही तरफ नहीं है, ये पलट गई है डायरेक्शन, प्लस और माइनस में लेना है। जो इधर आई लेफ्ट की चीज किस में लोगे, माइनस, और राइट की चीज ऐसे लेना पड़ेगा। तो बोलो अब यहाँ देखो v कितना, बोलो प्लस में कि माइनस में, +5, और u कितना, माइनस में, क्योंकि वो लेफ्ट में आ रहा है। तो कुल 15 का चेंज है, पहले वो 10 रुका और फिर 5 उधर चला, तो 15 का चेंज नहीं हो गया। तो ये थोड़ी कि 10 से 5 हो गया, वो नहीं हुआ है, वो पूरा खत्म होकर उल्टा चल गया। 15 का चेंज है, आना जाएगा, सही है। ये तो नहीं कि इससे धीमी थोड़ी ना हुई, उसने तो 180 डिग्री फेज रिवर्सल कर दिया, पूरा पलट ही गई। अगर 10 से आगे 10 जाती तो कितने का चेंज होता? ये चेंजिंग है, आप बोलो, अपना ही दिमाग बोलो, कितने का होता प्रभाव? 10 से आके और फिर 10 से लौटती तो 20 का चेंज, पहले रुकी फिर 10 से लौटी, चेंज तो हुआ है, बॉल पलट गई तो चेंज नहीं हुआ। तो वही चीज है, आना जो आने का है वो निगेटिव में लिया मैंने, u को -10, और जो जा रही है तो इधर जा रही है तो प्लस में लिया, सही है। तो इसको कितने का चेंज कहेंगे? पहले तुम्हारे ऊपर 10 रुपए का कर्जा था, अब तुम्हारी पॉकेट में 10 रुपए नगद है, तो कितने का चेंज आ गया? 20 का फायदा हो गया। पहले तो कर्जा किसी ने उतारा होगा और 10 रुपए दे भी दिए, तो ऐसा चेंज, क्रेडिट और डेबिट तो समझते ही होगे ना। तो पहले डेबिट था, क्रेडिट में आ गया, तो 20 का तो चेंज है ना। अब कितने का चेंज आया चेक करो, +5 और +10 कितना हो गया? 3 kg दैट इज 3 kg। अच्छा बता देते मीटर। अगला देखो, तो ये क्या पूछा गया क्वेश्चन है, देखो चेंज इन मोमेंटम है, बस यही चीज पूछी। चेंज इन मोमेंटम इतने का हुआ 3 kg मीटर पर सेकंड। अगला सवाल देखें। नाउ ए बुलेट ऑफ 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली, 13 क्वेश्चन देखो, स्ट्राइक से सडन वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट। एक ब्लॉक में एक, ये देखो ब्लॉक है, इसमें बुलेट गई, अब बुलेट अब बस अंदर जाने वाली है, अंदर इसने इसको पेनिट्रेट कर दिया यहाँ पर, और फिर ये अंदर जाकर यहाँ तक पूरा लकड़ी इसने कर दिया, यहाँ जाकर फंस गई, अंदर फंस गई, निकल नहीं पाई ये बुलेट है, और पूरा यहाँ इसने होल करके अंदर चली गई। तो ये मुझे बताओ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी अंदर पेनिट्रेट करने से पहले, ये बताओ। 150 मीटर पर सेकेंड, और जब ये अंदर जाके रुक गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0.3 ये बहुत टेक्निकल व्यक्ति है, अभी इनका नाम मौजूद है। वो तो ये टाइम बता रहे हैं, वेलोसिटी पूछे टाइम बताने लगा। देखो जबकि
ये कह रहा है कि बुलेट वुडन ब्लॉक में जाके रुक गई और कितने सेकंड में रुकी? 0.03 सेकंड। 0.03 सेकंड में रुकी। जब वेलोसिटी पूछी जाए वेलोसिटी बताओ। अच्छा उसका मास कितना है बुलेट का? 10 ग्राम है, तो मास को आप बदलिए, ग्राम में नहीं लिया जाएगा। 1 kg और डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कटा। बोलो दिव्यांश कितनी वैल्यू आएगी? 0, अच्छा बताया आपने, 0.01 kg आ गई। U दे दिया, V दे दिया, T दे दिया, M दे दिया। अब पूछ क्या रहा है इतना देने के बाद? कि डिस्टेंस S पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? फोर्स भी पूछा, दो चीज पूछा है, कितना गई और F भी बताओ। दिव्यांश बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए इक्वेशन ऑफ मोशन का कि ऐसा आ जाए? ये तो दिया नहीं है तो और कुछ नहीं लगा, और कोई लगाते। चलो ठीक है तुम्हारी बात मानते, पहले फर्स्ट लगाना। अगर v = u + at करें तो a तो आ ही जाएगा, फिर हम a का यूज़ कर लेंगे। जैसे ही करें इन्हीं की बात रखनी चाहिए क्योंकि अच्छा जैकेट पहने। नाउ v = नहीं महंगा जैकेट है तो बात माननी पड़ेगी। अब ये देखो तो वैल्यू भी तो बताओ। हाँ 150 प्लस सही है 0.03। तो अब ये 150 वहां चला गया, दैट इज 0 - 150, तो दिस इज a into 0.03, तो -150 अपॉन 0.03 इट इज a। तो मोजिद कितना आंसर आएगा वैसे पता चल रहा है? सही। ये बहुत टेक्निकल है, हर चीज कितनी एक्यूरेट है। देखो अंश ने क्या किया वही हम भी करके दिखाते हैं। ये डेसिमल हटा दिया और 2 जीरो बढ़ा दिए और नीचे 3, फिर 3 से कट के इन्होंने कह दिया सर 5000, और ये सब इन्होंने मनी में किया है। आप समझो कितनी बड़ी चीजें हैं अंश, ये भगवान के ही अंश होंगे। नाउ a = -5000, बड़ी बात है क्योंकि इतना मन में कर लेना हम लोग तो नहीं कर सकते जितना टेक्निकली ये कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो a निकल आया, अभी a आया है वो s पूछ रहा है, तो रिद्धि s के लिए क्या करोगी? चलो सेकंड लगा देते हैं। s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना हो गया? दैट इज u कितना है? 150। t कितना है? a कितना है? चेक करो, -5000 और t 0.03 और 0.03। अगर ये वैसा लगेगा तो फिर हम लोग v² - u² से करेंगे, उससे ज़्यादा आसान है। चलो पहले कर लेते हैं। 15 3 जा 45, ठीक है 45, वही उससे करो, उससे आसान है। ये बोलो v² - u² क्या होता है? 2as। v² बताओ यहाँ से, u² बताओ, a की वैल्यू बताओ और s। सही है, तो कितना आ गया? -150 माइनस और 150 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा? ये कितना हो गया? -10,000। तो 22500। नीचे में क्या लिखो बोलो? -10,000। एस वही है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और माइनस से माइनस कट गया, तो वैल्यू कितनी आई? 2.25 आ गई। क्या रही है?
जीरो सही दिए गए हैं। पहले का बता रहा था। 3, 4 ऐसा है 2.25 जाएगी, इतना वोल्ट में तो नहीं जाता, वो भी मीटर में। चलो और चीज देखें, पीछे आकर देखो, तो यही है। इतना 2 मीटर चली जाएगी लखनऊ में, दिखाई पीछे कैसी बुलेट है। हाँ सर यही आंसर है। बहुत ज़्यादा चली गई भाई, इतना तो कभी हम लोग 2 मीटर जानते हो कितना होता है, 1 मीटर तो इतना होता है, और 2 मीटर और उसके भी अंदर कैसी बुलेट है ये, जरा से जाती है। सही है, समझ आई बात कि नहीं? 2 मीटर चली गई। आगे भी सवाल पढ़ो, और क्या है? सर F तो डिस्टेंस हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स कैसे निकाल रहे हैं बोलो अनिकेत? M into वैल्यू प्लेस करो। सर 10 into 10 क्यों दे रहे हो? ग्राम नहीं दे रहे हो? 5 ठीक है 0.01 ले लिया। ए कितना ले? ए ले लिया। minus 5000 मीटर पर सेकंड। चलो तो ये कितना हो जाएगा? 5000 है, 2 डिजिट पहले डेसिमल हो जाएगा, -50 न्यूटन। सो ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is acting on wooden block. A friction force of 50 Newton. ठीक है, on wooden. वैसे मुझे लगता है उसने केक पे गोली मारी होगी, फिर वो अंदर चलती चली गई होगी। बहुत बड़ा केक होगा। अब देखिए नाउ आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है, 12 करना है, 13 करना है। 8, 12 और 13।